प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कल से शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मार्च है सिंध में, सिंध हुकूमत के खिलाफ, वो भी शुरू होने जा रहा है। दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तफसील से अपना प्लान दे दिया गया है। पीटीआई ने भी बता दिया कहाँ कहाँ से उनका मार्च कहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा और इसका मकासद क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बता दिया है। सवाल ये पैदा होता है, ये जो 8, 10, 12 दिन दोनों जमातें सड़कों पर नजर आएंगी, इससे क्या हासिल होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये भी कह दिया है कि आप पहले इस्तीफा दे दें ताकि हमें लॉन्ग मार्च ना करना पड़े, हमें इस जहमत से ना गुजरना पड़े। लेकिन ये पैदा होता है कि अगर अपोजिशन की जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है वो तैयार है तो वो पेश कर दी जाए ताकि ये लॉन्ग मार्च ना करना पड़े। एक अपोजिशन के पास एक रास्ता ये भी है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कुछ दावे कर रहे हैं, कुछ शहबाज शरीफ साहब दावे कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सब इदारे न्यूट्रल हैं और चूंकि वो न्यूट्रल हैं इसलिए हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। इन दावों में कितनी सदाकत है इस पर बात करेंगे। दूसरा, एक बात दोहरा के कही जा रही है PMLN की तरफ से, और कहा जा रहा है कि तमाम तरह के फैसले जो हैं वो नवाज शरीफ साहब ने करने हैं। तहरीक अदम-ए-एतमाद कब लानी है, उसके नतीजे में वज़ीर आज़म कौन होगा, कितने अरसे के लिए होगा, इंतखाबात कितने अरसे बाद होने चाहिए, वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, ये सारे फैसले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने करने हैं। ये PMLN की हद तक तो ठीक है, लेकिन इसमें बाकी सियासी जमातें भी इन्वॉल्व हैं। अपोजिशन की दीगर जमातें, इनमें पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान है। क्या सभी जमातों ने इख्तियार मियाँ नवाज शरीफ साहब को दे दिया है कि वो फैसला करेंगे? तो बहुत सारे सवालात हैं सियासी तौर पर इन तमाम चीज़ों से पहलू जुड़े हुए, और इसके बहुत सारे पहलू हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ और मकबूल जान साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। और ये सब खुशामदीद प्रोग्राम में। शिजा फातिमा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी रुकन कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और मुझे शैला रज़ा ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले ये जो बिलावल साहब ने कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इन्होंने मिस कॉल की, उसका कोई जवाब नहीं आया, इदारे न्यूट्रल है, क्या दावे किए जा रहे हैं ज़रा पहले सुनिए, मैं आप फिर सवाल रखता हूँ अपने मेहमान के सामने। जिस सिग्नल की आप बात कर रहे हैं 22 करोड़ आवाम ने ये सिग्नल दे दिया है। सबको न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर हमारा इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है तो खान साहब ये अदम एतमाद नहीं जीतेगा। अभी तक हमें कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आया। और यह साहब, ये टेलीफोन कॉल्स, ये मिस कॉलिंग, ये न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट, ये राब्ते, ये जो ऑपोजिशन जो सोच रही है, आपके ख्याल में सही सोच रही है? मैंने दुनिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह की गुफ्तगू करते कहीं दुनिया में नहीं देखा। हमारे पड़ोस में लोग हैं, बाहर भी हैं, मुझे समझ नहीं आती क्या सूरत हाल है। मतलब अगर इस वक्त फ़ोन कॉल नहीं, अगर हार जाएंगे तो कहेंगे फ़ोन कॉल आ गई थी। पहली बात तो ये है कि अगर आपका घर ठीक है जी, अगर आपके लोग जो हैं किसी फोन कॉल से दबने वाले नहीं हैं, अगर आपके लोग जो हैं वो 2-2 लाख वोट लेके उनकी नुमाइंदगी का दावा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें फोन कॉल आ गई थी, पहली बात तो यह है कि उन फोन कॉल जिनको आई थी और उन्होंने उनके ऊपर अमल करके आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, पहले तो उनको दुनिया के सामने नंगा करो कि ये लोग हैं जो फोन कॉलें सुनते हैं, ठीक है। या फिर उसके बाद कह दो कि हम साफ हैं, अब हम खड़े हो जाएं। सियासत में आने का हक, देखिए ना आप, मैं फोन कॉल डरूं, आम आदमी अवाम है तो चलो ठीक है, डर गया। सियासी नुमाइंदा, पब्लिक वोट लेके आने वाला, वो शख्स जिसके पीछे पब्लिक मैंडेट है, वो डरे, उसको कोई हक है पाकिस्तान के अंदर किसी की नुमाइंदगी करने का? मैंने आज बहुत अरसा पहले कहा था, एक बात बताऊं कि इमरान खान जो मर्जी कर ले, अपोजिशन 5 साल पूरे करेगी अपने। तो ये है बुनियादी फलसफा। अच्छा, नहीं, लेकिन डेडलॉक की सी बात है ना, बजाय ऐसा लगता है आप कह रहे हैं ऑपोजिशन 5 साल पूरे करेगी। ये आपने पहले भी कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पहले कह चुके हैं। लेकिन मसला यह है कि ऑपोजिशन में इसी बात पर डेडलॉक है। PMLN कहती है सोर्सेज के मुताबिक कि फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, आप हुकूमत को 5 साल पूरे, ये असम्बली को 5 साल पूरे करने चाहिए। अब मगर मसला यह है कि ये फैसला जो है ये पीपल्स पार्टी ने भी नहीं करना, मौलाना ने भी करना, ये फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने करना है बकौल राना सनाउल्लाह साहब। शहरा साहबा, क्या पीपल्स पार्टी ने भी तमाम फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दे दिया?
अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखने वालों को, तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरा सलाम हो। देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा भी नहीं होता, और हमारे पड़ोस के मुल्क में भी, कि 11-11 साल और 8-8 साल डिक्टेटर्स जो हैं, कभी मज़हब का कलर लगा के, कभी एतदाल पसंद का कलर लगा के बैठ जाएं। दुनिया के और ममालिक में ऐसा भी नहीं होता कि मुल्क का पहला मुंतखब वज़ीर आज़म जो है FIR में नाम भी ना हो और उसको फांसी चढ़ा दिया जाए रात के अंधेरे में। और दुनिया में ऐसा भी नहीं होता कि मुल्क में दो मरतबा की मुंतखब वज़ीर आज़म आए और उसको सिक्योरिटी ना दी जाए और उसको भरी पब्लिक में शहीद कर दिया जाए। ऐसा भी नहीं होता कि सारे अदालतों के सारे कवानीन के माहिर जो हैं वो कहते रह जाएं कि वज़ीर आज़म का घर जाना बनता नहीं था और यूसुफ रज़ा गिलानी का, और उसे घर भेज दिया जाए। और अब तो ये भी समझ में आ गया लोगों को कि स्विस बैंक में किनके अकाउंट्स हैं। तो दुनिया में जो कुछ नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। इसको पहले याद कर लेना चाहिए बदलना चाहते हैं अच्छी तरह। और दूसरी, हम तो बदलना चाहते हैं ना, इसीलिए तो हमारे गर्दन कटती है, इसीलिए तो हम सरेआम मरते हैं, इसीलिए तो हमारे कोड़े पड़ते हैं, इसीलिए तो फ्रेजाइल जो है जमहूरियतें हमारी ठहरती हैं। और इसीलिए जब जमहूरियत बहाल होती है तो पहले मेरी क़ायद शहीद होती है। तो हम तारीख़ बदलना चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि यस, अगर मुंतखब हुकूमत है और नहीं भी है आई है, इसी तरह सेलेक्टेड आई है, तो ये ना हो कि पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो जाए। हमने सपोर्ट किया, का कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा आइए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। तो हकीकत यही है कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए। और ऑपोजिशन का काम, मैं बात पूरी कर लूँ, और ऑपोजिशन का काम हुकूमत गिराना नहीं, हुकूमत की गलतियों की निशानदही करना है, उसके जो वाटर डाउन उसके लॉ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो शहबाज शरीफ हैं। बहुत सारे काम उन्होंने करने हैं, और जो मिनिमम एजेंडा है जिस पे ऑपोजिशन चाह रही है कि, और ऑपोजिशन मुत्तहिद हुई है, वो हम चाहते हैं कि अपनी ताकत उनको दें और फिर वो करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हर पार्टी के लोग फिर मेरा जो बुनियादी सवाल था शहला साहबा वो ये था कि क्या आपने ये इख्तियार दिया नवाज शरीफ साहब को कि वो चाहें तो फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद के बाद नए इलेक्शन की तरफ जाएं, आप उनके साथ हैं, या आपका वही मौक़िफ़ है कि नहीं, असेंबली को 5 साल पूरे करने चाहिए नए लीडर ऑफ द हाउस के साथ? पहले तहरीक अदम एतमाद हो जाए, पहले तहरीक अदम एतमाद हो जाए, इसकी तारीख़ का और इसका तयन के लिए हमने शहबाज शरीफ साहब को टास्क दिया है। लेकिन अभी तो नेशनल असेंबली की भी रेनोवेशन हो रही है, हॉल भी दस्तियाब नहीं है, बहुत सारे मसले। तो लेकिन ये इख्तियार हमने उन्हें दिया है, हमने अपनी तमाम ताकत उनके पलड़े में रख दी है। उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी उस पर यकीनन पार्टीज़ के बड़े बैठ के बात कर रहे हैं। मैं वहाँ पर नहीं हूँ, सही, और लेकिन मुझे पता है कि हर चीज़ मुशावरत से होती है। लेकिन राना साहब कह रहे हैं कि नहीं, फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है। शेर साहबा, जो तासुर मिल रहा है मुख्तलिफ तरह की खबरों से, वो तासुर ये मिल रहा है कि सिवाय इस बात के तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए, इस नुक्ते के अलावा अभी तक किसी बात पर इत्तफाक नहीं है। वज़ीर आला पंजाब पर इत्तफाक नहीं है, वज़ीर आज़म पर इत्तफाक नहीं है, फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने इस पर इत्तफाक नहीं है। वो जो गारंटर बनने के लिए तैयार थे मौलाना फजल रहमान परवेज़ इलाही के नाम पर, वो उस पर PMLN अभी राज़ी नहीं हो सकी। तो सिर्फ इस बात पर इत्तफाक है कि तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए और हुकूमत को घर जानी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी तय नहीं है। क्या ये कहना सही नहीं? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको मार्केट में नहीं आने देना चाहिए। चले उनकी राय वही कहने लगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि शैला साहिबा ने एग्जैक्टली एक सेंटेंस में बोल दिया है। देखिए, ये जो तरीके अदम एतमाद है ये बहुत बड़ा स्टेप है, और ये मेक और ब्रेक है गवर्नमेंट के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। तो इसके पीछे जो भी स्ट्रैटेजी है, जितना भी प्लान है, जो भी बातें फैसले हो रहे हैं, जो तय हो रहे हैं, जो लोग हुकूमती अरकान जो यहाँ आने को तैयार हैं, ये सारी चीज़ें शाया नहीं की जा सकती, इनकी प्रेस रिलीजेस नहीं हो सकती। तो आप ये जो तमाम मुलाकातें हुई हैं और तकरीबन डेली बेसिस पे मुलाकातें हो रही हैं तमाम पार्टीज़ की लीडरशिप के दरमियान, और इवन जो इत्तेहादी हैं उनकी लीडरशिप से जो मुलाकातें हो रही हैं, कुछ बातें मंजर आम पे आती हैं और कुछ नहीं लाई जाती। ये शाया करने वाली बातें नहीं हैं।
स्ट्रैटेजी यकीनन बन रही है और काफ़ी हद तक बातें जो हैं वो तय भी हो चुकी हैं। और ये जो आप बात कर रहे थे, जो राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट थी, देखिए यही बात है कि चाहे पंजाब असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, PMLN इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी और दोनों जगह पे ऑपोजिशन लीडर्स हमारे हैं। तो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि जो फैसले होंगे, जो हमारी पार्टी की तरफ से जो फैसले या सजेशन सामने आएंगी, वो मियां नवाज शरीफ की जैसे वो चाहेंगे, जो वो कहेंगे उसके मुताबिक सामने आएंगी। और बाकी पार्टीज, जैसे शैला साहिबा ने भी कहा, बाकी की जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने अपना पूरा एतमाद जो है वो एज ऑपोजिशन लीडर्स जो है वो PMLN में दिया है। और यकीनन जो है हम उसको एक बेहतर लीडरशिप के साथ आगे लेके बढ़ेंगे और सबकी मुशावरत के साथ ही ये काम होने वाला है। इसके अंदर तमाम ऑपोजिशन की भी पार्टीज हैं और हुकूमत की भी, जो तंग आई हुई इन हालात से, जो लोग अब वापस अपने हलकों में जाने के काबिल, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हुकूमती अराकीन, चाहे वो PTI के हों, चाहे वो इनकी इत्तेहादी जमातों के हों, वो तमाम लोग जो हैं उनसे तमाम मुलाकातें और तमाम मशावरत के बाद ये स्टेप लिया जाएगा। फिलहाल तो मैं अपने असेंबली के स्टाफ के साथ भी हंस रही थी कि इस बहाने से सेशन रोका हुआ है कि हॉल रेनोवेट हो रहा है, कल को ये ना हो कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग गिरा के रेनोवेट करना शुरू कर दें कि सेशन ही ना करें। तो ये इनको भी अब ये जो है ना, ये हुकूमत की नहीं, तो ये तो लेकिन ना आपने तो पीपल्स पार्टी को भी तो मौका देना ना कि वो 8 तारीख तक अपना लॉन्ग मार्च मुकम्मल कर लें, वरना अगर तो आपकी तैयारी मुकम्मल है तो आज लाएं, उनको इतनी जहमत ना उठानी पड़े। देखिए ना, ये कोई आसान काम तो नहीं है लॉन्ग मार्च करना। नहीं, बात ये है कि आप भी कीजिएगा, लेकिन बात ये है कि लॉन्ग मार्च वो अपनी पूरी करेंगे। अगर उससे पहले हमें लगता है कि हमारी स्ट्रैटेजी मुकम्मल होती है और हमारी तहरीके अदम एतमाद के लिए हम तैयार हैं, हम करेंगे। मगर वही वही बात आ जाती है, कभी असेंबली का हॉल टूट जाता है, कभी लॉबी टूट जाती है, कभी एंट्रेंस टूट जाती है। और हमारा सेशन, मैं आपको कैलेंडर नेशनल असेंबली का दिखा देती हूँ, 18 को होना था जो कैलेंडर के मुताबिक, फिर 21 को होना था, फिर 25 को होना था, मगर मुख्तलिफ बहानों से जो है वो उसको आगे किया जा रहा है। अब ये OIC तो अभी वो क्यों आगे कर रहे हैं? अभी तो आपकी अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं है। देखिए ना, अभी तो आपकी अपनी चीजें तय नहीं हुई हुई हैं। अभी मैं आपको देखिए, वो हमारी तैयारी का तो इंतजार नहीं करेंगे ना, वो अपनी बौखलाहट की वजह से जो है वो सेशन डिले कर रहे हैं। जहांगीर साहब से पहले ही जो है वो आगे करे जा रहे हैं। आप हालांकि OIC कोई बहाना नहीं है सेशन ना करने का। 23 मार्च को OIC है, उसमें अभी 1.5 महीना पड़ा हुआ था और इन्होंने उसके चक्कर में जो है वो सेशन डिले करना शुरू कर दिया। सही है। चलें आफ्ताब जहांगीर साहब, ये 18 को होना था, फिर वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी चूंकि फर्द जुर्म आयत होनी थी, इस वजह से आपने उसको मंडे का कर दिया, फिर वो नहीं हो रहा। तो ये क्या घबराए हुए? राणा सनाउल्लाह भी कहते हैं कि इन्होंने इस्तीफा लिख कर रखा हुआ है और बस वो जिस दिन वो उनके नफ्स जवाब दे देंगे वो इस्तीफा दे देंगे और घर चले जाएंगे। ये क्यों ताखिर हो रहा है सेशन असेंबली का? अच्छा, पहली बात असदुल्ला आपको भी और आपके तीनों साथी जो मेरे दोस्त हैं, मोहरिया साहब, शैला रज़ा बहन और छोटी बहन, उन तीनों को, चारों को सलाम मेरा पहुंच गया जी। अच्छा, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि हमारी बहन शैला रज़ा क्या कहना चाह रही हैं और ये छोटी शीज़ा क्या कहना चाह रही है। बात ये है कि अगर आपके पास फ़ोन कॉल्स भी नहीं आ रहे, आपके पास जो है सारी चीज़ें मुकम्मल हैं, जो लोग अपने हलकों में नहीं जा सकते, शक्ल नहीं दिखा सकते, अपने नहीं कह रहे कि कॉल्स नहीं आ रहे, आपके कह रहे हैं कॉल्स नहीं आ रहे। नहीं, वो मैं यही तो मैं असदुल्ला मैं क्या कह रहा हूँ, जब फ़ोन कॉल्स भी नहीं जा रहे, समझे ना, एम्पायर भी बकौल इनके न्यूट्रल हो गया है और जो इत्तेहादी या हम लोग हैं अपने हलकों में भी नहीं जा रहे, लोगों को फेस नहीं कर पा रहे, तो फिर इतने सारा तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है कि जी हमने 1 हफ्ते से जो है वो कैंप लगाए हुए हैं कराची शहर के अंदर, इसी तरह सिंध के अंदर लगाए होंगे, पंजाब में हर जगह पीपल्स पार्टी ने मार्च के लिए, और ये बैठे में, और पीपल्स पार्टी ने अपने सारा इख्तियार जो है वह नवाज शरीफ को दे दिया है। तो उससे बेहतर यह है कि एक अलाइंस कर लें कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, 4 महीने बाद 6 महीने बाद इलेक्शन होंगे और फिर PTI वर्सेस जो है ये अलायंस इलेक्शन लड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब इलेक्शन में जाएंगे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाकर ये कहेंगे कि शैला रज़ा बहन बहुत अच्छी हैं, आप शीज़ा कहेगी आप शैला रज़ा को वोट दे दें, मुझे मत दें, या शैला रज़ा ये कहेंगी कि ख्वाजा आसिफ बहुत अच्छे हैं, आप इनको वोट दे दें, मुझे ना दें। उस वक्त तो कहेंगे कि ये सबसे बड़े चोर हैं, ये डाकू हैं, इनका पेट फाड़ेंगे, इनको लाड़काना की सड़कों में घसीटेंगे, इन्होंने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है।
तो भाई मेरे के आवाम को फैसला करने दें। आज सिंध के अंदर जो गोटकी से हमारी रैली शुरू हुई है, हमारा जो एहतजाज शुरू हुआ है, उसके अंदर आपने अपने उस पर देखें चैनल्स के ऊपर, अपने नुमाइंदों से पूछें किस तरह लोग निकल रहे हैं। और वो उस शहर के अंदर, उस सूबे के अंदर कि जहां पर 13 साल से मुकम्मल इनकी हुकूमत है, उससे पहले भी हुकूमत रही, 2-3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, सारा कुछ लोग निकल रहे हैं कल से। वो तो जाहिर है सब पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स बिल्कुल निकलेंगे। देखिए वो तो दोनों तरफ निकले। इसका मतलब ये है कि लोग इख्तलाफ भी करते हैं, लोग इत्तफाक भी करते हैं। इसी तरह हमारे मामलात में भी लोग इख्तलाफ भी करते हैं, अपोजिशन इख्तलाफ करती है, इनके चाहने वाले हमारे से इख्तलाफ करते हैं, बिल्कुल हक है इनको। और इसी तरह हमारे चाहने वाले और हमसे जो वो है, हमारे पार्टी से जो इत्तफाक करते हैं वो भी हैं। तो ये तो वक्त फैसला करेगा अवाम की अदालत। ये इस तरह फैसला नहीं होगा जिस तरह ये करना चाह रहे हैं। मतलब वो पहले तो यही नहीं तय हो पा रहा कि जी चले, मैं तो मान लेता हूँ, ये कहते हैं कि जी मेरी बहन की ख्वाहिश के ऊपर मैं, क्योंकि भाई अच्छे भाई जो होते हैं बहनों की ख्वाहिशों का एहतराम करते हैं, तो कि भाई अदम एतमाद आएगा। उसके बाद होगा कि मैं हर एक से ये सवाल करता हूँ कि उसके बाद का फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला नहीं बता रहे ना, वो देखें उनकी बात समझ में आती है। आफ्ताब साहब वो कहते हैं कि हम क्यों बता दें मीडिया को पहले से, क्यों डिस्क्लोज करते हैं? फार्मूला नहीं है, क्यों ये कैसे साबित होता है? नहीं सर, ये ऐसी है, ये सब ऐसा ही है। देखें ये सारा ऐसे ही है। ये यही कहेंगे कि हम क्यों डिस्क्लोज करते हैं। ये कहते हैं कि अभी हर चीज तो डिस्क्लोज करने की तो इशारे भी करते हैं कि जी फोन, इनको पता चल जाता है कि फोन कॉल नहीं जा रहे हैं तादियों को, या फोन कॉल नहीं जा रही, ये इनको पता चल। भाई बताए तो सही कि कौन से लोग आपके साथ। अभी तक कोई अलायंस पार्टी जो है उसने खुलकर इनके साथ ऐलान किया हो कि जी हम जो है इख्तिलाफ करते हुए हमने जो है अपोजिशन का साथ देने की बात की है। लेकिन देखिए ये फिर बार बार मेरा तो एक बहुत सिंपल वो है, बेहतरीन जज, बेहतरीन सारा कुछ जो है वो खुल के आपके साथ भी खड़ी आवाम है, और आवाम ही फैसला करेगी। आप रोडों पे कोई फैसला नहीं हो पाएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, हमने भी 126 दिन का धरना दिया है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, फॉर्मूला बना नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला बताया नहीं जा रहा। राइट सर, बिल्कुल सही है, फैसला आवाम ने करना है, लेकिन क्या बना नहीं है, ये फॉर्मूला बताया नहीं जा रहा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर ये स्ट्रैटेजी हमें क्या नजर आ रही है कि एक तरफ से निकलेगी पीपल्स पार्टी मार्च करते हुए, दूसरी तरफ से पीटीआई निकलेगी। हो सकता है रूट अलग अलग हो, जब वो क्रॉस कर रहे हो, टकराव ना हो, आमने सामने ना आए, लेकिन दोनों क्या अचीव करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इमरान खान साहब का मुतवक्के खिताब है आजकल में। आज शायद पहले खबरें आई कि आज वो खिताब हो सकता है। फिर कहा गया है पीटीआई की तरफ से कि इंतजार करें, ये तमाम जो चहमगोइयाँ और अफवाहें हैं ये दम तोड़ जाएंगी, जरा खिताब का इंतजार करें। इससे लगता है कि ये सिर्फ महंगाई या मईशत या ये यूक्रेन की जंग जो है, इस मौजू से हटकर भी शायद इसमें कुछ हो सकता है। इस तकरीर का कंटेंट क्या हो सकता है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, पिछले 10 दिन में बहुत सी अहम मुलाकातें हुई हैं और इनसे बहुत सारी खबरें भी निकली हैं, जिसकी बुनियाद पर एक असेसमेंट की जा सकती है। आपकी असेसमेंट क्या है कि फॉर्मूला अभी बना नहीं है या बन गया है, ऑपोजिशन खास किसी वजह से अभी वो बताना नहीं चाहती? देखें, पहले तो शैला रजा साहिबा ने जो तारीख बयान की है, मैं ज़रा उनकी सिर्फ याददाश्त ताज़ा कर दूं कि 1961 में तुर्की में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म अदनान मंदरीस को फौज ने तख्ता उलट के फांसी दी थी और जलाल बायार को बाकायदा उम्र कैद की सजा हुई थी। ठीक उसके बाद साउथ कोरिया में अकीन और जो पाक था उसको उनके KCIA का हेड था, उसने डिनर में कत्ल किया था और वो बाकायदा इलेक्टेड प्रेसिडेंट था। अकीनो जो था वो वहां से वापस आ रहा था, बेनजीर की तरह उसको भी सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, वो भी मारा गया था फिलिपीन के एयरपोर्ट के ऊपर। चिली में आलंदे जो था उसको उतारा गया था और पिनोशे वहां पर आया था, फौज का जर्नैल था। और उसके बाद आज भी पिकेरिया जो आया है तो उसने चिली का मुकदमा, मैं मिसाल निकरागुआ की मिसाल दे सकता दुनिया की, वहां तैयब अर्दगान ने ये आंसू नहीं बहाए कि मुझे फोन आते थे, उसने लीडरशिप दिखाई। रोज रोज ये गिले नहीं किए कि मैं ये होता था, मैं हमारा गिला ही यही है, फोन आते थे तो बताओ कौन किसको आए, किसने किए, ताकि लोग भी आपके साथ खड़े हों। लीडरशिप देखो, लोग मांगते हैं भाई कुछ बताओ हमें क्या करना चाहते हो। तो ये कोई नई बात नहीं, नई कहानी नहीं है पाकिस्तान की। और जहां पर डिस्टर्बेंस नहीं हुई, जिस इंडिया की मिसाल देते हैं, वहां जो हालत है डेमोक्रेसी की, टिरनी ऑफ मेजॉरिटी जो हो चुकी है, उसका आप सोच नहीं सकते।
एक बात तो ये है। दूसरी बात आप आते हैं यहां पर जी, देखिए, एक ही टेस्ट है, मैं तो बार बार कहता हूं, आपकी अक्सरियत है सेनेट के अंदर, ये मेरे 2 कदम। उन पूछा कि सेनेट का मामला और है, आप कल उसके उठा के परे मारे, वो तो उसके पीछे तो बेचारे के पार्टी भी कोई नहीं है, उसके पीछे तो ना पीपल्स पार्टी है, ना नून लीग है, ना तरीके इंसाफ है, ना कुछ नहीं है। वो अगर आप उसको नहीं उतार सकते, सही, जहां आपकी अक्सरियत, और 6 दफा आपको आप टेस्ट टाइम पे आए हैं सियासत, मैं ही तो कहा 6 दफा ऐसा हुआ है। कभी कोई कान पे फोन रखता है और मैं अस्सलाम वालेकुम करता करता बाहर निकल जाता है, मेजॉरिटी हो कासिम साहब बाहर निकल गए। आप मुझे ये बताइए कौन एतबार करे जब तक आप प्लान, आप फिर सबसे बड़ी बात है फेडरल गवर्नमेंट उतार देंगे। आप क्या समझते हैं केपीके में भी आप जो है ले आएंगे, सिंध में भी आप नो कॉन्फिडेंस मूव ले आएंगे? क्या सिंध में बताएं, चला रजा बैठी है, कब सिंध गवर्नमेंट खत्म होगी? ज़्यादा इलेक्शन तो पूरे पाकिस्तान में होने हैं, ठीक, सिंध में ले आएंगे। अच्छा, उसके बाद पंजाब में चलो आ गया, पंजाब में क्या करेंगे? मैं अंदरूनी बातें जो है वो दुनिया को पता है, हर कोई बताता है आके, मसला सारा जो है कि इख्तिलाफ इस डेढ़ और ये सब आपके ख्याल में वो जो मेरा सवाल था कि आपके असेसमेंट क्या है कि फॉर्मूला ऑपोजिशन से बन नहीं पा रहा या बन गया है, बताया नहीं जा रहा? नहीं, मेरे ख्याल में बन नहीं पाया, कोई खबर ऐसी नहीं है। बन गया होता ना अब तक, क्योंकि जो काफ लीग की बातें हैं वो उनका मुतालबा कुछ और तरह का है। वो कहते हैं जी अगर हमें चीफ मिनिस्ट्री देनी है तो फिर शहबाज शरीफ ऊपर जाए, शहबाज शरीफ वहां लेना नहीं चाहते, वहां पर किसी तौर पर भी वो कहते हैं हम 1.5 साल का मलबा। देख ना तहरीक इंसाफ की, देख एक बात तो तय है ना कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इतनी कामयाब हुकूमत नहीं थी, उसका मलबा कौन लेगा? तो मैंने पहले दिन कहा कि इमरान खान जितनी भी नाकामी की सूरत में हो, जितना भी नाहिली हो, 5 साल अपोजिशन पूरी करेगी, ये बात है, ये करेंगे खुद ही। ठीक है, सही है। चले, एक चीज़ जो आपने जो इम्पोर्टेंट कही, शिजा साहबा, मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर शहला साहबा के पास आता हूँ। ये उन्होंने कहा कि अगर आपके पास मतलब आप तो कल ला सकते हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके एतमाद, आपके पास नंबर पूरे हैं, वहाँ तो कोई शक ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, तो वहाँ से आगाज़ करें, वो क्यों नहीं ला रहे आप? देखिए, बात ये है कि एक फ़िलहाल हमारी तमाम एनर्जीज़ जो हैं वो इमरान खान साहब के रिमूवल के ऊपर हैं, और इसमें आप किसी बच्चे से पूछ लें जो पिछले 3 साल में पाकिस्तान का हाल हुआ है, पाकिस्तान एज अ कंट्री और हमारे लोग एज अ नेशन जो है वो इस डिज़ास्टर को, इस तबाही को, ख़ास तौर पे जो मुआशी तबाही हुई है, इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इसको ना अहली कहें, आप इसको करप्शन कहें, क्योंकि करप्शन के मल्टीपल स्कैंडल्स हैं जो हम आपके सामने ला सकते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त अशाए खुर्दो नोश जो हैं वो लोगों की एक रोटी जो आटे से बनती है और चीनी जो आम शख्स चाय में डाल के उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो दोनों एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। किसी को नहीं पता आटे स्कैंडल का क्या हुआ, किसी को नहीं पता चीनी स्कैंडल का क्या हुआ, किसी को नहीं पता पेट्रोल पिछले साल मुल्क से क्यों गायब हुआ, किसी को नहीं पता जब $2 MMBTU पे गैस मिल रही थी हमने क्यों नहीं खरीदी, फिर हमें 36 पे भी नहीं मिली। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये करप्शन है और मिस गवर्नेंस दूसरी तरफ है। अब इसका नतीजा ये निकला है कि जो एक गरीब शख्स है उसके पास आज एक वक्त खाने की रोटी नहीं है, और ये जो हालात हैं ये मजीद पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो हमारी इस वक्त तमाम एनर्जीज जो हैं वो इमरान खान साहब के रिमूवल के ऊपर हैं, क्योंकि पाकिस्तान एज ए नेशन एंड एज ए स्टेट कैन नॉट बेयर दिस लॉस एनी मोर। अब इसके दौरान जो है ये वही बात है कि जो सियासी लीडरशिप है वो तमाम सर जोड़ के बैठी हुई है, उनके सामने तमाम ऑप्शंस हैं। चेयरमैन सेनेट के रिमूवल की भी है, स्पीकर नेशनल असेंबली के रिमूवल की भी है, और वजीर आजम के रिमूवल क्या की भी ये ऑप्शन भी ऑपोजिशन ने इस ऑप्शन पे भी गौर किया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो क्या होगा? हम तहरीक अदम एतमाद तब लाएंगे जब हम 100% श्योर होंगे कि यह नाकाम नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता लीडरशिप, अगेन वही बात है कि मैं बहुत ज़्यादा उन मीटिंग्स में नहीं गई जिनमें बाकी पार्टीज़ की लीडरशिप आती है, उसमें अगर इस मामले में कोई बात हुई हो उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये बात ज़रूर पता है जितनी हमारी मीटिंग्स हुई हैं कि जब तक हम 200% श्योर नहीं होंगे पॉलिटिकली अपने जो अपोजिशन के हमारी इत्तेहादी जमातें हैं और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, जब तक एक कॉन्क्रीट प्लान और 100% श्योरिटी नहीं होगी, हम ऑब्वियसली स्टेप के साथ आगे नहीं जाएंगे। और हम कोई गैर आईनी काम नहीं कर रहे, हम आइन की हदूद में रहते हुए हमारी, चाहे हम जो हुकूमती अरकान आए, आइन की हदूद में रहते हुए एक जो अर्ली डिसमिसल है वजीर आजम का हो,
चाहे वो हुकूमत का हो, हम कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे, हम किसी इदारे को दावत नहीं दे रहे। बिल्कुल एक आईनी चीज है, उसके मुताबिक हम अपनी तमाम तैयारी करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी करेंगे, और हमें कोई जल्दी नहीं है और आपको भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। और एक और मैं बात आखिरी कर दूं, अगर हुकूमत को ये लगता है और हुकूमती अरकान को ये लगता है कि हम जो हैं वो ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं और हमारे पास कोई प्लान नहीं है, जैसे कि कहा गया, और आपके जो एनालिस्ट हैं उनको भी ये लगता है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। जो शख्स, जो पार्टी अपने दुश्मन को कमजोर समझती है, अगर वो इस डिसोल्यूशन में रहना चाहते हैं वो रहें, ये हमारे लिए और भी बेहतर बात है। और हम सिर्फ इनके लिए फॉर देयर सेक हम ये होप कर सकते हैं कि इनको अंदर खाते पता है कि जो है इनके खिलाफ पूरी की पूरी तहरीक जो है वो तैयार है। अब टीवी पे क्या कहना है, लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे बरकरार रखना है, उसके अराउंड ये जैसे आर्ग्यूमेंट चाहते हैं कि बिल्डअप करते रहे, कोई इशू नहीं। राइट जी, बिल्कुल सही है। मुझे एक बात शैला साहब बताइए, आपने एक चार्जशीट तैयार की है, अपोजिशन ने किया, लेकिन आपने ज़रा जल्दी कर ली और एक पूरी चार्जशीट तैयार करके आपने एक लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। एक ऐसी ही चार्जशीट पीटीआई ने आपके खिलाफ तैयार की है और उन्होंने भी एक मार्च शुरू किया है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं और आवाम को किस नारे पर बुला रहे हैं आपके खिलाफ एक मार्च करने के लिए, ज़रा सुनिए। सफारा हो जाओ, तैयारी करो, वक्त आ गया है कि आप इस गुलामी से, जिसमें आप पिछले 15 साल से पिस रहे हैं, आप इससे आजादी हासिल करें। सिंध के लोग इस हुकूमत से तंग हैं, सिंध के हकूक पर टाका डाला गया है। मैं आज बिलावल से पूछता हूँ कि बिलावल, सिंध के लोग पूछ रहे हैं, जवाब दो, हमारे हकूक का हिसाब दो। शाह साहब, क्या फ़र्क है? आप पीटीआई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वो सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्या फ़र्क है? अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिन हुकूमतों की मिसालें दी उनमें वो ख़ानदान शायद इस तरह ना खड़े हों जैसे भुट्टो ख़ानदान खड़ा है, लेकिन किसी भी ममालिक में इतनी दफ़ा जो है आइन को सबुटैज नहीं किया गया। पाकिस्तान की उम्र देखें और ये सारे मामलात देख लें कि कितने साल जमहूरियत रही, कितने साल क्या हुआ। हम तो अभी भी खड़े हैं, भुट्टो साहब के बाद भी खड़े हुए, बीबी साहिबा के बाद भी खड़े हुए और अब भी खड़े हुए हैं। फ़ोन कॉल्स आमिर लियाकत को और पीटीआई के लोगों को आ रही हैं और शिकवे भी उन्हीं को हैं। अब रही दूसरी बात, देखिए ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है कि अगर वो समझते हैं कि हुकूमत के खिलाफ सिंध की कुछ करना चाहते हैं तो करें, लेकिन पहले हमें तो बता दें कि ये जो फरवरी का महीना है इसके 15 दिन के शेयर जो है वो 35 अरब बनता था, इन्होंने सिर्फ 3 अरब दिया है। तो हकूक के सिंध की बात बिल्कुल करें, मांगना चाहिए। 161 अरब रुपए कराची के लिए इन्होंने ऐलान किया था, आज तक नहीं दिए। हकूक सिंध की बात है, बिल्कुल ये इन्हें निकालना चाहिए। और है ना, K4 जो है वफाक और सूबे का 50-50% का है। 2 साल से पीटीआई ने इसको कबूल ही नहीं किया, अब कहते हैं हम कर देंगे। तो हकूक सिंध की बात है, उसका फंड देना चाहिए। इसके अलावा जो है 83.8 बिलियन जो है वो पिछले साल बजट के वक्त कम था। हकूक सिंध की बात है, मांगना चाहिए सिंध की पीटीआई के लोगों को। और इसके साथ साथ ये कहना चाहिए कि गंबट में अब तक 550 से ज्यादा फ्री लीवर ट्रांसप्लांट हुए हैं। हकूक सिंध की बात है, बंद करना चाहिए। NICVD इतने खुले में लोगों के फ्री इलाज हो रहे हैं, बंद करना चाहिए। गामा नाइफ एशिया के 17 ममालिक में, जिसमें सिर्फ सिंध में 2 हैं, तीसरा लगने वाला है, बंद करना चाहिए। अवाम को सहूलत नहीं मिलनी चाहिए, हकूक सिंध की बात है। और इनके तो नजदीक हकूक ये हैं कि पाकिस्तान में अदरक पहली दफा यही बोरे। तो हमें भी पता है कि पंजाब में कितनी खवातीन जो हैं इन 3 साल में जो हैं किडनैप हुई, कितनी हुई। परसों ही खबर लगी है, कल खबर लगी है, कल के अखबार में रिकॉर्ड है। ये सिंध में अभी 2 हादसे हुए, ये सब बोलने लगे। मैं इन मौजूआत पे सियासत नहीं करना चाहती क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के नेगेटिव पहलू हैं, लेकिन ये इस पे भी करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि सिंध के हकूक की बात कर रहे हैं। हम तो खुद करना चाहते हैं, हमने 50 से ज्यादा डैम बना दिए। तो सिंध के हकूक की बात होनी चाहिए कि ये सिंध को ना उसका वाटर रिकॉर्ड से तयशुदा एग्री वाटर देते, ना ही डेल्टा वाटर देते। हमारी ज़राअत और आबादियां उजड़ रही हैं, हकूक की बात करनी चाहिए। हम सपोर्ट करते हैं इनकी रैली को।
सही है, लेकिन एक दरख्वास्त सही आप कह रहे हैं कि आप इनके इत्तेहादी ने एक दरख्वास्त करती हूँ, एक दरख्वास्त करती हूँ प्लीज, एक दरख्वास्त करती हूँ, क्योंकि आफ्ताब जहांगीर मेरे भाई हैं, रात यूनिवर्सिटी रोड पर आपसे हमारे झंडे बर्दाश्त नहीं हो रहे, आपके लड़कों ने क्या हरकत की, और एक की तो वायरल हो चुकी है कि उन्होंने नौजवानों को तंजीमी तरबियत देनी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से झंडे उतारो, उन्होंने भी आपकी रैली को बातों का जवाब आफ्ताब जहांगीर साहब से लेते हैं। बेटे मरने नहीं चाहिए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप इन सारी बातों का जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप सिंध के अवाम के लिए सिंध हुकूमत से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से हुकूक मांग रहे हैं, लेकिन शैला साहबा कहती हैं कि पहले विफाक सिंध के हुकूक तो अदा करें। अच्छा असदुल्ला भाई, ज़रा पूछना मैं चाहता हूँ शैला मेरी बहन से कि क्या ये 3 साल के अंदर ये हुकूक चाहिए इनको वफाक से, या इससे पहले जो पिछले 5 साल गुजरे हैं जिसमें नून लीग की हुकूमत थी और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उन्होंने क्या पूरे हकूक़ अदा कर दिए थे? नून लीग ने अदा कर दिए थे पूरे हकूक़, पूरे फंड्स रिलीज़ कर दिए थे और सारे इनके मसाइल हल कर दिए थे। तो अगर वो कर दिए थे तो वो काम कहाँ नज़र क्यों नहीं आता कराची के अंदर? वो काम सिंध के अंदर क्यों नहीं नज़र आता? वो K4 का मंसूबा क्यों नहीं मुकम्मल होता? वो ग्रीन लाइन क्यों नहीं मुकम्मल होती? वो ये दूसरी जो चीज़ें अभी इन्होंने मेरी बहन ने गिनवाई हैं वो क्यों नहीं नज़र आती? पंजाब की ख़वातीन की तकलीफ़ तो नज़र आती है, लेकिन वो जो मेडिकल कॉलेज की लड़कियों की खुदकुशी क्यों नहीं नज़र आती इनको? है ये आज बड़ी जज्बाती हुई मेरी बहन, वैसे नॉर्मली कम ही होती हैं। तो इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कचरा कुंडी बना दिया शहर कराची को है, और ये पूरा जो है आपके सामने है। तो मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, शैला रज़ा साहब अभी अच्छा नहीं, वो बिल्कुल नज़र आती हैं, सब कुछ नज़र आती है। 50 डैम जो आपने बनाए उनके नाम तो गिनवा दें, जो 50 डैम आपने बनाए सिंध के अंदर है, ये सारी चीज़ें हैं। ये चूहे मारने वाली, चूहे गंदुम खा गए, ये हमने नहीं कहा, ये आपके इदारों ने बताया हमें है। कुत्ते काटने की दवाई नहीं थी, ये हमने नहीं कहा, ये आपके इदारों ने बताया कि जी हमारे पास कुत्ते काटने की दवाई मौजूद नहीं है। तो अवाम अगर इतनी खुशहाल है, सिंध की अवाम इतनी खुशहाल है, तो फिर तो हमारी 4 गाड़ियां नज़र आनी चाहिए, हमारी खाली बस नज़र आनी चाहिए, उसके गिर्द लोग नज़र नहीं आने चाहिए। हमने कहीं से लोग नहीं बुलाए, हमने कहीं से लोग नहीं बुलाए, यहाँ से कराची से कोई काफिला नहीं गया। मैं आपके शहर में बैठा हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, अभी आप मुझे चाय पे बुलाएंगी, मैं आपके पास चाय पर हाजिर हो जाऊंगा। मैं कोई बंदे लेकर नहीं, कोई काफिला लेकर नहीं गया गोट की। ये जितने लोग नजर आ रहे हैं ये आपके सिंध के लोग नजर आ रहे हैं। 26-27 इजला में जब हम जाएंगे वहां के मुकामी लोग होंगे। तो अगर आपने इतने ही शहद की नहरें बहाई हुई थी तो ये सारी चीजें फिर तो आवाम को आना ही नहीं चाहिए। आवाम को तो हमारा इस्तेमाल दूसरे तरीके से करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, चलिए आपका जवाब और फिर मुझे मजीद सवाल आ गए। बिल्कुल ठीक है, मगर एक चीज जो पहले गुफ्तगू हो रही थी, मैं औरिया साहब और फिर शिजा साहब से जवाब लेना चाहता हूँ। औरिया साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में इमरान खान साहब के पास इस वक्त जब सारी ऑपोजिशन की जमातें उन पर दबाव बढ़ा रही हैं, इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, सियासी ऑप्शंस? देखिए इमरान खान मेरी बहन ने एक बात कही सर, असदुल्ला भाई एक बात ऐड कर लूं फिर आप चले जाएगा जी। एक बात मुख्तसर, मेरी बहन ने कहा कि झंडे उतारने की बात बिल्कुल नहीं उतारने चाहिए झंडे। जिसने भी उतारा है मैं भी उसको कंडेम करता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सूबा, हमारा शहर, हमारा मुल्क पुरअमन रहे। हम एहतजाज भी करें, हम सियासत भी करें, लेकिन पुरअमन तरीके से। जी और ये साहब देखिए, अच्छी जो जमहूरियत होती है उसमें ये होता है कि एक आदमी दोबारा आवाम के पास मैंडेट लेने के लिए चला जाता है। और इमरान खान के पास बेहतरीन ऑप्शन यही है कि अगर वो समझे कि ये सूरत हाल पैदा हो गई तो आवाम के पास चला जाए और वो कहे कि मैं आपसे मैंडेट लेना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं, या तो कुछ नज़र आ रहा हो तब तो ठीक है, लेकिन इमरान खान ऑप्शन यही है, और उसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकती है? सही, बिल्कुल सही है। तो शिजा साहबा ये बताइए, क्या PMLN ये चाहेगी कि 8 मार्च तक पीपल्स पार्टी अपना प्रोग्राम तफसील से मुकम्मल करे और उसके बाद फौरी तौर पर आप तहरीक अदम एतमाद लाएं और इमरान खान घर चले जाएं और पीपल्स पार्टी एक क्रेडिट ले जाए, देखिए हमारे लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत घर चली गई? देखिए, बात इस वक्त जो है ना, जिस नहज पे पाकिस्तान है, बात लार्जर पिक्चर की है। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का भी मकसद यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो घर चले जाएं।
तो अगर वो पहले चले जाएं या बाद में चले जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट जिसने लेना है वो ले लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस वक्त मकसद, मैं आपको क्या क्या फैक्टर्स गिनवाऊं। देखिए हमारा इस वक्त मुल्क, आप खुद अंदाजा लगाएं असदुल्ला साहब कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। इन्होंने 3 साल इन्होंने इकोनॉमी इस नाम पे तबाह की कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम कर दिया। आज पाकिस्तान में क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट? मतलब कि आप किसी चीज का, और मैं बहुत ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स में नहीं जाना चाहती क्योंकि अवाम की बात यह है कि दवाई 500% महंगी है, बिजली 150% महंगी है, 5.7 पे जा रहा है। देखिए जीडीपी 5.7 पे लो बेस इफेक्ट है। आप पहले -1 से जब जीडीपी को थोड़ा सा भी बेहतर करेंगे तो उसकी परसेंटेज में वो आपको ज्यादा नजर आएगा। आप पाकिस्तान को डुबो दें, आप 100 इंडस्ट्री लगाएंगे, उसके ऊपर एक इंडस्ट्री लगेगी, वो 1% ग्रोथ होगी। आप डुबो के इंडस्ट्री बंद करके एक इंडस्ट्री लगाएंगे, 100% ग्रोथ होगी। आप लो बेस इफेक्ट पाकिस्तान डुबो के आप लगा रहे हैं, आपको डुबई तो आपने थी ना। हमारी हम तो कंसिस्टेंटली हमारा जीडीपी ग्रोथ हुई थी, कंसिस्टेंटली हम 3% पे आए थे, और अब इनके जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक 6.1%। लेकिन ये भी एक मसला है ना जी, लेकिन मसला ये ना कि इन्फ्लेशन जो है ना वो पूरी दुनिया में एक, देखिए ना आप यूरोप में जो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, यूके में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, कनाडा में है। बात ये है रिकॉर्ड इन्फ्लेशन अगर है तो उनके आप पाकिस्तान को इस वक्त जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, पहली बात है उनके साथ कंपैरिजन ना करें। दूसरी बात यह है कि इनके बुरे फैसलों की वजह से आईएमएफ के पास लेट जाने, सिर्फ अपनी जिद में आईएमएफ के पास लेट जाने की वजह से इनके हाथों से पाकिस्तान की करेंसी निकली है। डॉलर जो आपका रुपी डी वैल्यू हुआ है। लेकिन अगर आप इतनी अच्छी मैसेज छोड़ के गए थे तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि इनको फौरी तौर पर जाना चाहिए था? देखिए मेरी बात सुने, जो नहीं, दूसरा असद इन्होंने खुद खड़े होकर तकरीर की कि माशी सूरत हाल बहुत खराब है, आए मिलकर जो है साथ चलते हैं। इन्होंने खुद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम जो हालात छोड़कर जा रहे हैं इतने बुरे आए, मिलकर इस हालात को बेहतर हो गया। मैं मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और ये सब आपका शैला रज़ा साहब, आफ्ताब जहांगीर और शिजा फातिमा साहब, आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।